जब भी हम पटे हैं तो कटे हैं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। बटेंगे तो कटेंगे, इसी नारे के आसपास इन दिनों सियासत जो है वो इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नजदीक है, झारखंड में वोट डालने जाने हैं और कई राज्यों में उपचुनाव भी है। ऐसे में 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे नारा काफी फेमस हो रहा है। हर एक पार्टी कहीं ना कहीं उसे भुनाने की कोशिश करी। भारतीय जनता पार्टी के नेता भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे की ये जो राजनीति है उस पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी आपको मिलवाएंगे कि आखिरकार ये जो नारा दिया गया है बटेंगे तो कटेंगे और ये जो राजनीति हो रही है वो किस ओर जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव इस तरह सेट किया जिससे बीजेपी के शीर्ष नेताओं और आरएसएस का तो समर्थन मिला ही मिला, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इससे हटकर कोई और नारा देने की जगह इसी के इर्द गिर्द अपने नारे और सियासी एजेंडा गढ़ने में जुटी है। इसी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने हिसाब से सियासी एजेंडा सेट करने में लगे हैं। सीएम योगी ने यूं तो 3 महीने पहले बांग्लादेश के हालात पर टिप्पणी करते हुए आगरा के एक कार्यक्रम में कहा था कि एक राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, कोई राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब हम एकजुट और धर्मनिष्ठ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये बयान सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में चर्चा का केंद्र बन गया और अब बटेंगे तो कटेंगे की सियासी गूंज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी जोरों शोरों से सुनाई दे रही है। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भी हम पटे हैं तो कटे हैं। अब पटना नहीं है, एक रहना है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। तो ये थे योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। किस तरह उन्होंने इस नारे को भुनाने की कोशिश की है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदुत्व वाले नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करती रही है। वैसे 2024 में इस नैरेटिव से उन्हें नुकसान भी हुआ है, लेकिन फिर भी उसी नैरेटिव को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है और आज उसी पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़े हैं प्रकाश उपाध्याय जी। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हैं डॉक्टर निकुल पटेल। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले दोनों मेहमानों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लूंगी कि आखिरकार बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति पर राजनीतिक दल, उनकी पार्टी क्या सोचती है और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, स्टेट में तो सरकार है ही, केंद्र में भी उनकी सरकार है। ऐसे में प्रकाश जी से पूछूंगी कि आखिरकार बटेंगे तो कटेंगे की ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है उसका मकसद क्या है। प्रकाश जी, बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के नेता? मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, तो आपने जो बोला ना कि ये जो 24 में ये नारा नहीं चला था, ये नारा 24 में आया ही नहीं था। अगर आता तो चल जाता, क्योंकि कांग्रेस वाला ने हिंदुत्व का नारा तो है, हिंदुत्व और सनातन धर्म से तो हमारा हम जनसंघ और आरएसएस जनसंघ और बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कई लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों आम जनता भी जुड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 24 में इसलिए नहीं चला कि उन्होंने अलग एक झूठा प्रचार किया था, नैरेटिव ऐसी चलाई थी कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये संविधान खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपका सब कुछ वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने जो नैरेटिव फैलाई, इसी कारण से हम 24 में आए। अब मैं बोलता हूँ बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो टूटेंगे, टूटेंगे तो कटेंगे। हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, हम जहाँ रहते हैं वहाँ एकजुट कर रहना चाहिए।
नहीं तो बाजू वाले सोसाइटी का हमारा दोनों का झगड़ा चलता है और हम परिवेश सोसाइटी में जहाँ रहते हैं एकजुट नहीं रहेंगे तो उससे क्या सामना करेंगे। तो एक ही बात है कि जो चीज बांग्लादेश में हुई, जो चीज अभी कनाडा में हो रही है, क्योंकि फिर भी हमारे लोग जितने भी है वो झुमते हैं, कनाडा में भी और बांग्लादेश में भी, वो भी निकल जाते हैं रास्ते पे कभी कभी। लेकिन ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये तो मैं तो बोलता हूँ कि हमारा तो नारा एक और भी है मजबूत, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर अमित शाह से लेकर यहाँ गुजरात में पाटिल साहब और हमारे प्रधान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी यही बोलते हैं कि गुजरात का विकास सर्वांगीण विकास करने का है। देश के लिए भी मोदी साहब बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, नड्डा जी बोलते हैं। मेरी बात सुनो, अगर कोई आप मुस्लिम के वो जो बोली हुए होते हैं उसके जो ठेकेदार बने रहते हैं और फिरते हैं, सभी मुस्लिम नहीं है, सभी मुस्लिम ऐसे नहीं है जो बांटने की काटने की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि जो वो जो बोलते हैं इसके लिए खड़गे जी और राहुल गांधी और अखिलेश से मतलब नहीं है कि आपको तो कांग्रेस को मत देना है। महाराष्ट्र में तो मुस्लिम विकास अघाड़ी, अरे सॉरी, हाँ मुस्लिम विकास अघाड़ी नया नाम आ गया है महाराष्ट्र की जगह से, और झारखंड में भी। अगर ये प्रचार हमने जो बटेंगे तो कटेंगे हरियाणा में शुरू हुआ तो उनका वो नैरेटिव नहीं चला था कि ये हमका आरक्षण वो का खत्म हो जाएगा और संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन हरियाणा से अब एक एक्सपेरिमेंटल हुआ, एक सहयोग से, और हमारा जो हमारे नेताओं ने जो और जनता ने जो दिमाग में उतार दिया कि भाई हमें हिंदू लोग है कि जो भी लोग है एकजुट रहना है, देश के लिए रहना है, देश के लिए लड़ना है, हमको देश को आगे ले जाना है। इसलिए बोला था योगी जी ने कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसके आगे भी मोदी साहब ने बोलेंगे, बट एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो देश के विकास सब लोग इकट्ठे होकर कर सकेंगे। सर, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रही थी और सोच रही थी कि मुस्लिम की बात तो ना मैंने की है, ना योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बयान में की थी। वो तो जो हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले हुए थे उस पर विपक्ष को कहीं ना कहीं नहीं, मैं मयूरिका मैं आंसर देता हूँ। मैं बात कैसे आ जाती है? मैं आंसर इसलिए आ जाती, इस सवाल का जवाब सोच कर रखिएगा। मुस्लिम नहीं है मेरे पास, जस्ट अभी एक सेकंड में दे देता हूँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो। सर मैं वापस लौटूंगी, नहीं तो मेरे पास जवाब है। जी मैं लौटूंगी सर। याद कराना मेरे को ये सवाल। बिल्कुल, कि मुस्लिम बात कहां से बीच में आ जाते हैं। हमारे साथ निकुल पटेल जी मौजूद हैं। सर, बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है सबका साथ, सबका विकास। सनातन धर्म की जब बात करते हैं तो वसुदेव कुटुंबम, और जब देश की बात आती है तो राष्ट्र धर्म, राष्ट्रवाद, ये सब बातें जब होती है तो अच्छा लगता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस में होता है तो प्रैक्टिस में हमेशा हम देखते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन की राजनीति का कामगिरी करती है। तो हम सोचते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का जो मूलभूत उद्देश्य जो योगी आदित्यनाथ जी कहना चाहते थे, क्योंकि यूपी के अंदर 2024 में योगी आदित्यनाथ जी ने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को वहां पे विफलता मिली, और लोकसभा के चुनाव में जहां पे प्रधानमंत्री खुद 400 पार का नारा लगा रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पे उनको ये सब सामने देखना पड़ा कि धर्म की बात नहीं चली लोगों में, और लोगों को मूलभूत बातें, संविधानिक रूप की बातें उनको ज्यादा पसंद आई और उन्होंने कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव है और महाराष्ट्र और झारखंड जैसे दो बड़े राज्यों के अंदर भी चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर वहां के वोटर्सों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति से अगर बांटा जाए तो कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक फायदा मिलेगा, और वही फायदे को देखते हुए हमने देखा है कई बार बटेंगे तो कटेंगे। यानी अगर वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक हिंदू लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो तो आप कांग्रेस को सपोर्ट मत करो। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर लोकसभा में जितना भी वोट शेयर हमें मिला है, हमें सभी धर्म के लोग ने हमें अपना विश्वास दिया और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने देखा, उनके स्पीच में ही आता है हिंदू मुस्लिम। तो ये बात जो जब हिंदू मुस्लिम की आती है, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर सब साथ नहीं है, तो जो विकास की जो परिभाषा और विकसित भारत की जो परिकल्पना है, वो कभी भी कामयाब या पूरी नहीं हो सकती। तो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक सोच बदलनी होगी, अगर इस देश को विकसित भारत तक ले जाना है। जी बिल्कुल, आपकी बात के साथ सहमत हूँ कि ये जो डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति थी, वो अंग्रेजों की राजनीति थी। उसे अपनाकर हम अपने देश को सुचारू नहीं चला सकते। और मुस्लिमों की बात हमेशा राजनीति में क्यों आती रहती है? मुस्लिम भी तो इस देश का हिस्सा है, सिख भी इस देश का हिस्सा है, ईसाई भी जो है इस देश का हिस्सा है। ये अलग बात है कि हिंदू हैं, वो बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या में है, मेजोरिटी में है, और इसलिए उनका एक अलग रुतबा है। लेकिन अलग अलग जाति धर्म के जो लोग हैं, वो भी एक एक वोट हर राजनीतिक दल के लिए जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्यों अल्पसंख्यकों को अलग छोड़ देने की बात हमेशा की जाती है कि मुस्लिमों के साथ ऐसा। प्रकाश जी कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे वाला वहां सेट होने वाला नैरेटिव है। क्या कहना चाहते हैं? तो वो उनके पास चलती हूँ और पूछती हूँ, मुस्लिमों की बात सर आपने क्यों लाई यहाँ पर? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भले मंशा वो ही रहती हो, लेकिन ये जो नैरेटिव है वो अलग तरीके से सेट किया जा रहा था। हिंदुत्व की बात जरूर यहाँ फोकस की जा रही है कि फिर एक बार हिंदुत्व के नाम पे वोट ले लिए जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं सर, आप लोग कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, तो विकास के नाम पर क्यों वोट नहीं मांगे जाते? क्यों हमेशा ऐसे जुमले लाने पड़ते हैं, बटेंगे तो कटेंगे? मेरी बात सुनो, मैं भी कहा 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो किस बात पे हुआ था? गांधी जी ने किस बात पे किया था? जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हिंदू मुस्लिम कब से शुरू हुआ है देश में? और मैं दूसरी बार, मनमोहन सिंह ने क्या बोला था कि ये हमारे देश के संसाधनों का पहला मुस्लिमों का है, तो वो ये तुष्टिकरण नहीं है क्या? और ये उस ऐसे उन पर आरोप लगते आए हैं, चलिए ये हम मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मयूर का आप मेरे को पूरा जवाब देने, मयूर का मेरे को पूरा जवाब दे सर। एक तो थोड़ा पीछे हाँ, और ये सर ये छोड़ दीजिए, और ये मैं ये बोलता हूँ कि जब मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ, आपको बोलता है जितना देश की जितना भी काम होता है सभी मिनिस्ट्री का, जो रोड रास्ता रेलवे या सिलेंडर मकान जो भी मिलता है, वो सब सिर्फ हिंदू को मिलता है क्या? सभी जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सबको मिलता है ना। जो भी देश में 2014 से जो हमारे मोदी साहब लेके आए हैं, जो भी कल्याणकारी योजना, ये सब को मिलता है। ये रोड रास्ता है, पानी का डैम का जो होता है, ये तो सब लोग के लिए आता है। लेकिन फिर उन्हें जब चुनाव आता है तो अलग क्यों कर देते हैं? ये मेरा सवाल है। क्या अलग तो ये लोग करते हैं। ये लोग करते हैं कि भाजपा आएगी तो वो आरएसएस वाली भाजपा आएगी तो आपको रहने नहीं देंगे, नहीं ये नहीं करेंगे। ये सब पाकिस्तानी ओवैसी की भाषा बोलने लगे हैं। राहुल जी को पाकिस्तान बोले वो अच्छा लगता है, पाकिस्तान को राहुल जी को बचाना है देश में। उनका तो वो अभी मेरे दोस्त निकुल पटेल जी ने बोला, डॉक्टर ने, प्रोफेसर ने, कि उनको कांग्रेस से, अरे आप कांग्रेस से क्या बात करते हो? आप तो उत्तर प्रदेश में आपको ठेका दिखा दिया, जम्मू कश्मीर में वो उमर अब्दुल्ला ने आपको ठेका दिखा दिया, वो हरियाणा में आपने वो अखिलेश यादव को ठेका दिखाया तो आपको यूपी में दिखा दिया, मध्य प्रदेश में वो कौन अखिलेश किया। तो आप ये सब कांग्रेस वाले जो भी करते हैं, अब जो जिसके कंधे पे हाथ रख के और उनको चुनाव जीतना है, कंधे पे बैठ के चुनाव जीतना है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। खड़गे जी कहते हैं, आपको पता है पहले तो जमा मस्जिद में इमाम बुखारी के वहां जाके फतवा जाहिर होता था कि कांग्रेस को मत देना। वो कमलनाथ जी ने क्या बोला था कि मुस्लिम लोग 100% 100% वोटिंग करेंगे तो कांग्रेस आ जाएगी। वो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में बोलते हैं कि भाजपा को उठाया तो हमको जीता, तो पाकिस्तान वाले मत देने आने वाले हैं। सिर्फ हमारे भाजपा के लिए आप कैसे सवाल करती हो? मैं भारतीय जनता पार्टी से इसलिए सवाल पूछ सकती हूँ क्योंकि आप सत्ता में हैं, जो सत्ता में होगा उन पर सवाल हम सत्ता में है गुजरात में 30 साल से।
सवाल पूछने की बारी। ये तीसरा टर्म नहीं, आप उनको भी पूछो कि आपके नेता क्या क्या बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल पूछूंगी, और पूछूंगी कि डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीति को काफी करीब से फॉलो करते हैं। सर, महाराष्ट्र और झारखंड में ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या आपको लगता है कामयाब होगा? महाराष्ट्र और झारखंड की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनी थी। किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बांटा, किस तरह बांटा, शिवसेना और एनसीपी को दो भागों में बांटा, और वो बांट दिया और वो कट गए सरकार में से। तो यही परिभाषा भारतीय जनता पार्टी की है, और बांटो और सत्ता में आओ, काट दो लोगों को, कुछ भी हो जाए हमें सत्ता में आना है। लेकिन फिर देखो कैसे परिस्थिति उद्भवी के लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में यही लोगों ने जवाब दिया कि 48 में से 30 लोकसभा सीट महाविकास आघाड़ी यानी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को मिली। यानी ये लोग भले नैरेटिव सेट करना चाहते हो कि कांग्रेस है वो मुस्लिम प्रेरित है, या झारखंड में भी अगर बात की जाए तो जिस तरह वहां के जो मुख्यमंत्री थे उनको जेल में भेजा गया, फिर वहां पे जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया उसको भाजपा में ले लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा बटेंगे और सामने वाले को काटेंगे और फिर सत्ता में रहेंगे। यही राजनीति कितने दिनों से चली आ रही है देश में और लोगों को पता चलने लगी है। लेकिन लोग भी अभी पता चल गई कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से किसी को फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। कांग्रेस की बात ये कर रहे, कांग्रेस हमेशा सभी धर्मों को अच्छी तरह इस रिस्पेक्ट देती है और एक ही बात सोचती है कि नागरिक का सबसे अच्छा काम क्या हो वो ही हो। अभी महाराष्ट्र में ही आपने देखा कि उलेमा लोगों ने कुछ सपोर्ट डिक्लेयर किया, तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की वोट बैंक है। अगर भाई ये चुनाव है, चुनाव में अगर स्वामीनारायण संप्रदाय आके भी सपोर्ट जाहिर करेगा तो इट इज एक्सेप्टेड, अगर जैन समुदाय भी आके सपोर्ट एक्सेप्ट करेगा तो अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि ये सब मुस्लिम लोग है वो एंटी हिंदू है, एंटी देश है, एंटी विरोधी है, तो एक कैबिनेट में नोटिफिकेशन लाके सबको वोटिंग से बर्खास्त कर दो। आपको अगर ऐसा लगता है कि देश में अगर ये लोग कोई काम के नहीं है, ये लोग सिर्फ कांग्रेस को वोट कर रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, तो आपको कायदा लाने की छूट है। पर ये नहीं करेंगे ऐसा, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में रहना है। बांटेंगे और कटेंगे का उदाहरण मैंने महाराष्ट्र का दिया और यही ये लोग करते हैं। प्रकाश जी, बहुत बड़ा इल्जाम आप पर लग रहा है और अलग अलग राज्यों में लगा है, इसी बार नहीं लग रहा है, बार बार लगता आया है कि आप लोग राजनीतिक दलों को, नागरिकों की बात तो अलग हो गई, नेताओं की बात अलग हो गई, कि आप पूरी की पूरी पार्टी को बांटते हैं, उन्हें काट देते हैं, उनमें से नए दल बना देते हैं और उनके साथ जुड़कर सरकार बना देते हैं। क्या जवाब देंगे प्रकाश जी? मयूरिका, आपने जो उलेमा ने जो 17 जो कंडीशन रखी थी वो आपने पढ़ी है 2 दिन पहले टीवी में और न्यूज़पेपर में भी आया है। उनकी जो कंडीशन है कांग्रेस को और अगाड़ी पार्टी को जो कंडीशन दी है एनसीपी को, वो आपने पढ़ी? कैसी कंडीशन रखी है? उन्होंने कहा कि जो युवा मुस्लिम अभी तक जो आतंकवाद में या इसमें पकड़े गए उनको छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आरएसएस को बैन लगाना पड़ेगा, वो करे। कैसी हमारे मुस्लिमों को आरक्षण 10% देना पड़ेगा। ये सब उनके नीचे से वो पैरों के नीचे आ जाते। आपको पता नहीं है, जब एक जमाना था बाला साहब ठाकरे जी का, उस जमाने में कोई नुक्कड़ पे मुंबई के महाराष्ट्र में एक गली में कोई लड़का भी 15-16 साल का साथ वो सामना लेकर खड़ा होता है तो 4-5 जो लघुमती कौम वाले जाते तो रास्ता बदल देते थे। एक खाली एक न्यूज़पेपर का इतना प्रभाव था बाला ठाकरे जी का। और आज वो वहां जाके बैठ गए और उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में उन्होंने किया 2.5 साल के अंदर एकनाथ शिंदे जी और शिवसेना और भाजपा दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और रिजल्ट आया था दोनों का, हमारी सीट ज्यादा थी। और वो झूठ बनाते थे कि मेरे को अमित शाह ने रूम में बोला था, एक खान के अमित शाह ने बोला कि मैं कोई बात कंडीशन वाले रूम में करता ही जाहिर में ही बोलता हूँ। और उनको एक सीएम बनने के लिए जो 2.5 साल के लिए ये सब लोग इतने शिंदे ग्रुप वाले उसको जो तुष्टिकरण की राजनीति में उनके साथ गए, कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ,
तो उन्होंने वहां जाके उन्होंने वो हमारे पास आए, अजित पवार तो शरद पवार के एनसीपी में से भी हमारे पास आए। और अभी अभी आप देखो इस चुनाव में भी महाराष्ट्र में तो 101% हमारी युति सरकार बनने वाली है। और सर, अजित झारखंड में भी अब लाए गए वो बहुत बड़ा सवाल है और देश की जनता उस जवाब को जानती है, लेकिन अजित पवार ने भी इस बटेंगे से कटेंगे से किनारा कर दिया। उनका कहना है कि ये सब महाराष्ट्र में हाँ, नहीं वो चलने वाला नहीं, है, तो कटेंगे। ये उनका नारा है। और ये उन्होंने जो बोला था वो सिर्फ वो उनके जो नवाब मलिक के वो जो प्रचार में गए थे उसी दिन उन्होंने बोला था। ये तो चुनाव में तो ऐसा तो लोगों की अलग अलग बातें रहती होती है, इसमें अजित पवार ने क्या बोला इससे मतलब नहीं है। हमको तो पूरी जनता और हिंदुस्तान के हिंदू समाज और हमारे कार्यकर्ता क्या मांगते हैं, क्या पसंद है, वही बात पहले आ जाएगी। और चलिए जी, डॉक्टर निकुल पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, प्रधानमंत्री भी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या मतलब है इसका? क्या भारत देश एक नहीं है? भारत देश एकता और अखंडितता के लिए जाना जाता है। क्या मानना है आपका? क्या कहना, ये क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि एक है तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे? क्या कहेंगे सर इस पर? मैं जब छोटा था ना तो मुझे स्कूल में पढ़ाया गया था कि हर एक मोती जो है देश के अंदर, हर एक स्टेट एक एक मोती है और हर एक मोती विभिन्न है। और अब जब सब मोती एक साथ हो जाता है तो एक हार बनता है और वही उसकी सुंदरता है। यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन देखो किस तरह ये राजनीतिक रंग भारतीय जनता पार्टी लाने का प्रयत्न करती है। हमने देखा, आपने पूछा इनको कि दलों को बांट कर काट कर सत्ता में रहना है, वो बात उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया, इनके पास जवाब ही नहीं है। और प्रधानमंत्री जब पूरे देश को एड्रेस करते हैं तो उनके विकास की गाथा कभी नहीं सुनाते वो, पिछले 10 साल की या गुजरात मॉडल की। वो हमेशा कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, कांग्रेस को मुस्लिमों का समर्थन है, हिंदुओं को एक होना है, हिंदू एक होंगे तो ही देश के अंदर हिंदुत्व रहेगा। ये हिंदुत्व की जब बात आती है तो ये लोग बोलते हैं इट्स अ वे ऑफ लिविंग। अगर ये वे ऑफ लिविंग है और अगर लोग जो इस देश में रहते हैं वो सभी हिंदू है तो ये हिंदू मुस्लिम का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। यानी दोहरी बातें करने वाले ये लोग एक तरफ अगर पकड़े जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि हिंदू एक वे ऑफ लिविंग है, कोई धर्म नहीं है। लेकिन अगर वही बात अगर देश के अंदर राजनीति की आती है तो बोलते हैं हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। अरे सब धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट है। अगर हम देश को विकसित भारत की परिकल्पना में जोड़ना चाहते हैं तो हर एक नागरिक का योगदान, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर कोई भी धर्म का हो, सबका योगदान जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद सबको अपील करते हुए दिखते हैं और उनका जो इनडायरेक्ट कंटेंशन होता है वो हमेशा जो मेजोरिटी वोट्स है उसका अपीजमेंट करके सत्ता में रहने का उनका पूरा उद्देश्य उनके वक्तव्य में दिखाई देता है। और इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक रहेंगे, सेफ रहेंगे के नारे अमित शाह भी देख रहे हैं। मयूरिका सर, मैं एक लाइन में टाइम है तो एक लाइन। हाँ जी, बताइए। जी हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ये लोग ये जो बोलते हैं सरकारें काटते हैं, ये करते हैं। कांग्रेस के जमाने में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक कितनी सरकारें 356 के कलम लगा के 70 टाइम्स पूरी सरकारें स्टेट सरकार उन्होंने उथलाई है। ये लोग क्या बात करते हैं। और हमारे पास तो जो आता है कि वो मोदी साहब और हमारा जो विचारधारा है देश की राष्ट्रीयता और अखंडता की और हमारी जो पॉलिसी है इसके हिसाब से लोग आते हैं, चाहे वो कांग्रेस से आए या दूसरे दलों से आए। आपको तो पता है ना मयूरिका कि प्रणव दादा भी आरएसएस के कार्यालय में जाके उन्होंने भाषण दिया था। वो तो उनका दिग्गज नेता था ना। सरकारें तो उन्होंने कितनी गिराई है, 356 कलम लगा के कितनी पूरी सरकार गिराई है ना। और हमने तो राम जन्मभूमि के लिए राम जन्मभूमि के लिए 4 राज्यों की हमने सरकार शहीद की है पूरी। चलिए,
दोनों पार्टियों पर इल्जाम लग रहे हैं सरकार गिराने के, लेकिन कल झारखंड विधानसभा के लिए वोट करना है। झारखंड में जो आदिवासी और मुस्लिमों की एकता है वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकती है। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ये कुछ समीकरण निकल कर आ रहा है। एक छोटी-छोटी प्रतिक्रिया दोनों मेहमानों से जरूर लेना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल जुड़े हुए हैं। झारखंड में आदिवासी और मुस्लिम एकता बीजेपी की सियासी टेंशन बढ़ा रही है। निकुल भाई क्या कहेंगे इस पर? झारखंड में क्या माहौल लग रहा है? सी जब तक देश के नागरिकों की बात है तो जिस गुजरात मॉडल के बेस पर प्रधानमंत्री प्रचार करते हुए सत्ता में आए, 10 सालों में लोगों ने देखा कि जो बातें थी वो सिर्फ जुमले थे और जुमले के सामने उनका जो मूलभूत जरूरियात है वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सिर्फ बातें बड़ी-बड़ी थी, कुछ मिला नहीं। यानी अभी लोगों का जो झुकाव है वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ झुकाव है और वो जो पूरा हुजूम जो और पूरा जो लोक मत है वो किस तरह पूरा कांग्रेस और गठबंधन हमारा जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन जो उसके और झुक रहा है और प्रधानमंत्री या कोई भी जाके कुछ भी बोलेगा इसका कोई असर होने वाला नहीं है। लोग अपने आप एकजुट हो रहे हैं और अपने अच्छे भविष्य के लिए एकजुट हो रहे हैं और हमें विश्वास है जिस तरह आदिवासियों का कल्याण कांग्रेस ने किया है, जिस तरह सभी देशवासियों का कल्याण कांग्रेस ने किया है, आने वाले दिनों में लोकसभा हो या अभी विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस और उसके साथी पक्ष को खूब अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है और हमें विश्वास है कि जिस तरह देश के अंदर नफरत की राजनीति चल रही है, राहुल गांधी जिस तरह मोहब्बत की जो राजनीति चालू की है तो लोगों को विश्वास हो गया वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब मिलके अगर साथ करेंगे तो ही इस देश का उन्नति और उत्थान होने वाला है। विकास की परिभाषा कहीं पे इनकी बातों में नजर नहीं आती है लोगों को, इसलिए अब लोग खुद आगे बढ़ के कांग्रेस और अपने साथी पक्षों को वोट देंगे और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये बदलाव जो शुरू हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बुरी तरह से इन सभी राज्यों में चुनाव में उनका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा की सीट्स जो हैं उनके विधानसभा के जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि लोकसभा के फौरन बाद 2 राज्यों में तो चुनाव हुए हैं और वहां 50-50 जैसे परिणाम घोषित हुए हैं। ऐसे में झारखंड और महाराष्ट्र पर पूरे देश की नजर है। प्रकाश जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, झारखंड में क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग होगी कि फिर कांग्रेस पार्टी सफल हो जाएगी? नहीं, ये लोग तो बहुत तक रचे पचे रहते थे ना हरियाणा की चुनाव में कि जाट हमारे पास है, पहलवान हमारे पास है, फौजी हमारे पास है, युवा हमारे पास है। क्या हुआ? नतीजा क्या आया? झारखंड में भी ऐसा है, वो चाहे बोले आदिवासी हमारे साथ है, दलित हमारे पास है, मुस्लिम हमारे पास है। अरे हमारे पास पूरी जनता है, सभी वर्ग के लोग हमारे पास है। लोगों को काम से मतलब है। ये चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, सुरक्षित हम सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षा कहाँ मिलेगी? हमारा जो देश में जो कार्य हो रहा है वो पूरे कहाँ डबल इंजन की सरकार आज जहाँ स्टेट डबल इंजन सरकार वाली राज्य है इसमें कितना फायदा हुआ है और जहाँ नहीं है उसमें कितना नुकसान हुआ है। जो हमारे देश में नरेंद्र मोदी जो लाभदायी योजना करते हैं और वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, तो क्या उसका असर क्या हुआ? भारी पड़ता है, जनता को सोचना पड़ता है ना। तो मैं तो ये मेरी तो बात मेरी का एक ही बात है, झारखंड में भी हम हरियाणा जैसा ही रिजल्ट आएगा। लोग कोई भी आकलन कर रहे या कुछ भी सोचे, लेकिन चुनाव जब रिजल्ट आएगा तब देखना महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में हरियाणा जैसा रिजल्ट आने वाला है और हम दोनों स्टेट में बहुमती से हम जीतने वाले हैं। चलिए परिणाम 23 नवंबर की वेट करनी होगी और 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड किसके नाम होते हैं उस पर देश भर की नजर है, क्योंकि जिस तरह की सियासत अब हो रही है उसके बाद आगे चलकर आने वाले 5 सालों में लोकसभा का सिनारियो कितना बदलेगा उस पर नजर बनी रहेगी। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया निकुल जी, शुक्रिया प्रकाश जी, और आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपको हमेशा ही जुड़ना है क्योंकि देश की राजनीति का आप एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में भारत
सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जब भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का जब सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, तब हर व्यक्ति सारी सियासी बातों से परिचित हो, ये जरूरी है। और इसलिए YouTube चैनल पर वीएनएम टीवी को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए, और साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 499 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।